हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के YouTube लाइव सेशन पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे घरों में और अपनी तैयारी को अच्छे से भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो है परीक्षाएं बिल्कुल आप लोगों के निकट है, नज़दीक है, कभी भी पेपर हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि आगामी जो परीक्षाएँ हैं अभी आयोग ने जो डिसाइड किया है, अभी फ़िलहाल जो हमारे क्या कहते हैं जैसे एलटी के एग्ज़ाम हैं ये होने वाले हैं। एलटी के अलावा जिनका वन दरोगा का है, वन दरोगा का भी लगभग आप ये मान कर चलिए कि जुलाई या फिर अगस्त में ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। ऐसे में इन्होंने बोर्ड की परीक्षा तो रद्द कर दी है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा अब बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के कारण सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में कभी भी ये वीडियो की परीक्षाएं भी हो सकती है, या जो 856 पद आए हैं उनकी परीक्षाएं कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में अब बिल्कुल भी आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगातार जितना हो सके जहां जहां पर आपकी कमजोरियां हैं, वैसे अभी समय बहुत ज़्यादा है, लगभग 3-4 महीने हैं आपके पास, तो आप लोग 3-4 महीने में अपना हिंदी को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, आप उत्तराखंड को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, लगभग सभी टॉपिक को आप अभी भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और आखिर में जो 1 महीना आपके पास रहेगा उससे आप अपने लिए रिवीजन के लिए रखें, ताकि आप उत्तराखंड हिंदी या जीएस के जो विषय हैं उनको अच्छे से रिवीजन भी कर सकें। तो इस तरह की कुछ आप प्लानिंग बनाइए, रणनीति बनाइए, तभी आपकी जो है ये रणनीति कारगर साबित हो सकती है सिलेक्शन के लिए। तो ये दोस्तों, बाकी दोस्तों आपको आज मैं दूसरी बात भी एक और बताना चाहूँगा कि आज सिर्फ और सिर्फ आपकी उत्तराखंड विषय की क्लास चलेगी, क्योंकि सुभाष सर आज हमारे बीच नहीं रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आज सुभाष सर जो है उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो ऐसे में वो क्लास नहीं ले पाएंगे आज। तो आज मैं आपकी सिर्फ उत्तराखंड की क्लास लेने वाला हूं और उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। बाकी सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और सभी आप लोग जो है वीडियो को यार शेयर भी कर दीजिए। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को जो है जरूर शेयर करें और फिर हम लोग इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के अपने इस सेशन की। देख लीजिए कहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 28 में प्रवेश कर चुके हैं। जो लोग इससे पहले के 27 नहीं देखे हैं वो जाकर पहले 27 को भी देख ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी में। इसके अलावा कल हमारी जो है जो सैटरडे को जबरा क्लास होनी थी वो नहीं, सैटरडे को नहीं हो पाई, तो कल हुई थी। जिन लोगों ने उसे भी नहीं देखा है तो आप लोग उन 100 प्रश्नों की जबरा क्लास को भी जरूर देखें दोस्तों। आइए चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर पौड़ी जिले में। पहला क्वेश्चन देखिए, पौड़ी जिले में पौड़ी गढ़वाल से उत्तर प्रदेश का जिला स्पर्श नहीं करता है। आपको बताना है कि जो हमारा पौड़ी गढ़वाल है, इस तरह के भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि उनमें से उत्तर प्रदेश का जिला इनमें से कौन सा स्पर्श नहीं करता है। जैसे आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर, पीलीभीत नहीं करता है, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर। आपको इनमें से बताना है कि जो पौड़ी गढ़वाल को स्पर्श नहीं करता है। ये गलत है दोस्तों, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। स्पर्श करता है, आप बस यहां पर ये ध्यान दीजिए, स्पर्श करता है ना। पौड़ी गढ़वाल को एक इनमें से ऐसा जिला है जो स्पर्श करता है, उसी को आपको बताना है। ये नहीं आ गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आप इनमें से बताइए कि पौड़ी गढ़वाल से उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा स्पर्श करता है। पीलीभीत है, सहारनपुर है, बिजनौर है, रामपुर है। इस क्वेश्चन को वही कर सकते हैं जिनको अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे कि कौन कौन से सीमा उत्तराखंड से लगते हैं यूपी के, कौन कौन से उत्तराखंड के जिले यूपी से लगते हैं। तो इसका दोस्तों आप लोग जो जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन सी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। क्योंकि अगर आप लोग उत्तराखंड के मैप को देखेंगे तो उत्तराखंड के मैप में सबसे पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड से यूपी के कुल कितने जिले लगते हैं। अगर हम लोग यूपी की दोस्तों बात करें तो यूपी के उत्तराखंड से 7 जिले स्पर्श करते हैं, 2, 3, 4, 5। मैं आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूं, 6, 7। यानी कि यूपी से तो 7 जिले लगते हैं उत्तराखंड से, जबकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से। अब अगर आप इन जिलों की बात करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को जो ये जिला दिख रहा है ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है पीलीभीत। पीलीभीत हो गया, ये हमारे पास हो गया बरेली, ये वाला बरेली, ये वाला हो गया हमारे पास रामपुर। अभी देख लीजिए कैसे पता चल जाएगा, रामपुर। ये वाला हमारे पास हो गया मुरादाबाद, ये वाला हमारे पास हो गया बिजनौर, ये बिजनौर हो गया। और ये हमारे पास हो गया मुजफ्फरनगर, और ये हमारे पास सहारनपुर हो गया। अब आप लोग देखिए, अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें, ये हमारा हरिद्वार जनपद हो गया, ये देहरादून जिला हो गया, और इसके अलावा दोस्तों ये वाला हमारा
पौड़ी वाला हो गया ये। तो पौड़ी गढ़वाल से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यानी कि बिजनौर बॉर्डर बनाता है, बाकी इनमें से कोई सा भी नहीं बनाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ उधम सिंह नगर से देखेंगे तो उधम सिंह नगर से ये 1 2 3 4 5 पांचों जिले बॉर्डर सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर से ही बॉर्डर बनाता है। बाकी पौड़ी गढ़वाल से क्वेश्चन पूछा था तो पौड़ी गढ़वाल से सिर्फ और सिर्फ बिजनौर यहाँ पर बॉर्डर बनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि बिजनौर हो जाएगा। तो इसे भी आप अच्छे तरीके से मैप को बनाइए और सीखिए, तभी जाके आपका काम अच्छे से हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनसे भी हमारे जो प्रागैतिहासिक स्थल है इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लाखू उडियार से संबंधित असंगत है ना। लाखू उडियार हमारा प्रागैतिहासिक स्थल है, खोजा गया है, और ये जो उडियार है दोस्तों, इससे आपको एक गलत बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। जैसे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला देखिए खोज, यानी कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो ऑप्शन में आपका क्या है, खोज सन 1968 में MP जोशी के द्वारा की गई है। आपको बताना है सही है गलत है। दूसरा देखिए स्थिति, यानी कि लाखू उडियार की लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, कैसे हम वहां पर जा सकते हैं, किस मार्ग पर है, तो यहाँ पर लिखा है अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पर है। अगर ये सही है तो आप लोग देखिए अपने हिसाब से। तीसरा देखो चित्रों में, क्योंकि जो ये लाखू गुफा है, ये वाली है ना, नागफनी के आकार की गुफा है, इसके अंदर जो ये चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, इन चित्रों में जो कलर है, जो रंग किया गया है, वो कौन कौन सा है, सफेद है, गुलाबी है, गेरुआ रंग है। इसके अलावा दोस्तों चित्र, इसको लाखू उडियार को क्या चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है या फिर नहीं कहा जाता है, तो आपको ये बताना। देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसके अंतर्गत ही आपके मैंने कवर करवा दिए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। यहाँ पर जो आप लोग दोस्तों जा रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन बी के साथ इसकी स्थिति, अगर आप इसकी स्थिति में जाना चाहते हैं तो आपको अल्मोड़ा बागेश्वर का मार्ग नहीं पकड़ना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को मार्ग। जब आप अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के मार्ग पर जाएंगे तो आपको आगे जो है इस प्रकार से एक दलबैंड मिलेगा, इसी दलबैंड के पास ये लाखू गुफा है, और साथ में दोस्तों सुयाल नदी बह रही होगी, तो सुयाल नदी के दाएं तट पर है, और दलबैंड के पास अल्मोड़ा के बाड़े छीना में ये गुफा प्राप्त हुई है। अर्थात यहाँ से इसकी जो खोज है 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर चित्रकारी है, इन चित्रों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है सफेद, गुलाबी और गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। अगर मुख्य रूप से देखो, जो भी यहाँ पर जितने भी हमारे पास चित्र प्राप्त हुए हैं, अगर यहाँ का सामूहिक विषय आप देखेंगे, सामूहिक विषय का मतलब होता है कि मुख्य विषय, सॉरी सामूहिक कह रहा हूं, मुख्य विषय देखेंगे। मुख्य विषय मतलब कि केंद्र क्या है, इतने सारे चित्रों में मुख्य विषय आकर्षक कौन सा करता है, तो यहाँ का जो सामूहिक नृत्य है दोस्तों, सामूहिक नृत्य का मतलब इस प्रकार से यहाँ पर जो है मानव आकृतियां बनी है इस तरह से, और उनका जो है सामूहिक नृत्य आपस में नाचते हुए, वो एक बहुत ही क्या है आकर्षक कर देता है, यानी वो मुख्य विषय है यहाँ का। तो ये चीजें याद रखिएगा। बाकी दोस्तों इसके अलावा इसकी भी खासियत है, जो ये गुफा है अल्मोड़ा से प्राप्त हुई, ये इस प्रकार से नागफन की आकार की है, और साथ ही साथ खासियत देखिए आप यहाँ पर, जो भी यहाँ पर ये चित्रकारी हुई है, जितने भी चित्र प्राप्त हुए हैं, ये गुफा से लगभग दोस्तों 15 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। अब आप सोच सकते हैं, इतिहासकारों के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि इतनी हाइट भी नहीं होती आदमी की, तो कैसे करके उन्होंने चित्र बनाए होंगे, है ना। तो 15 मीटर की ऊंचाई पर ये चित्र बने हैं, और इसी को दोस्तों चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत। हालांकि सबसे सुंदर चित्रों का जो चित्रांकन हुआ है वो यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन इसे चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है। सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त हुए। तो इस तरह की चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप याद रखिएगा, स्थिति इसकी अल्मोड़ा बागेश्वर नहीं है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर है और सुयाल नदी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, दीनदयाल उपाध्याय उद्यान ये कहां पर स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय उद्यान ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, घनसाली में है, या फिर सेंदूल में है, या चौबटिया में है, या फिर रुद्रपुर में है। आपको इनमें से जवाब देना है कि ये कहां पर स्थित है। अगर आप लोग दोस्तों यहां पर जा रहे होंगे इसका ऑप्शन सी के साथ, यानी कि चौबटिया के साथ, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इसी को, जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इसी को दोस्तों चौबटिया गार्डन रानीखेत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, यानी कि चौबटिया गार्डन रानीखेत। एक चीज ये याद रखिएगा, चौबटिया गार्डन रानीखेत भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी को एप्पल गार्डन रानीखेत के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा सेबों का बगीचा भी दोस्तों यहीं पर है। समझ रहे आप, ये जो चौबटिया है, यानी कि यहाँ पर 4 रास्तों का जो है केंद्र बनता है, और इसी जगह पर दोस्तों वो सेबों का बगीचा है, और एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है। तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय उद्यान है,
इसी को दोस्तों चौबटिया गार्डन उद्यान कहा जाता है, इसी को एप्पल गार्डन उद्यान कहा जाता है और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा सेबों का बगीचा भी है। बाकी यहाँ पर और भी तरह तरह के जैसे आड़ू, कोलम आदि भी यहाँ पर अन्य जो है क्या कहते हैं फलों के रूप में भी विकसित किए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा इसका पंडित दीनदयाल वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा चौबटिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा कालियासेंड की कालिका के नाम से किस देवी को जाना जाता है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कालियासौंड की कालिका के नाम से किस देवी को जाना जाता है। ऑप्शन देखिए आप, चंडिका देवी को जाना जाता है, उमा देवी को, नैना देवी को या फिर धारी देवी को। तो इनमें से आपको इसका जवाब देना है कि किसको इनमें से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें चंडिका देवी, देखो जो जा रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है डी, धारी देवी। धारी देवी को ही दोस्तों कालियासौंड की कालिका यानी कि काली माता का एक रूप माना जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहां पर देखेंगे चंडिका देवी, चंडिका देवी की अगर हम बात करें तो इन्हीं को चंडिका देवी को दोस्तों श्री राज राजेश्वरी चंडिका देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, श्री राज राजेश्वरी चंडिका देवी यानी कि ये भी काली माता को समर्पित देवी का मंदिर है। और कहां पर है दोस्तों, अगर आप चंडिका देवी जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में भी सिमली एक गांव पड़ता है, तो वहां पर हमारी ये चंडिका देवी का मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी है उमा देवी। अगर आप उमा देवी जाना चाहते हैं तो उमा देवी भी आपको कर्णप्रयाग जाना पड़ेगा, कर्णप्रयाग में ही उमा देवी का भी दोस्तों मंदिर है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें नैना देवी की, बाकी दोस्तों उमा देवी से थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, जो ये उमा देवी का मंदिर है इसके लिए कुछ इस प्रकार से भी कहानियां बनती है कि उमा देवी का जो मंदिर है कर्णप्रयाग में ये बहुत ही प्राचीन है, इनकी यहाँ पर मूर्ति बहुत ही प्राचीन है उमा देवी की, और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है इन्हें क्या कहते हैं जो शंकराचार्य जी थे उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसके अलावा नैना देवी आप जानते ही हैं, नैना देवी नैनीताल वाले की बात हो रही है और लगभग 1842 में इस मंदिर को वहां पर मोतीराम जी के द्वारा स्थापित करवाया माना जाता है। बाद में फिर यही मंदिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए लगभग 1880 का जो भयानक भूस्खलन नैनीताल में आया था, उस भूस्खलन में नैना देवी का मंदिर भी ध्वस्त हो गया था, फिर दोबारा से 1883 में इसको बनवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों धारी देवी हमारी वही है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप जाएंगे बिल्कुल पानी के बीचों बीच इसका मंदिर बना हुआ है श्रीनगर में, और ये जो धारी देवी का मंदिर है ये बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसी को दोस्तों कालियासौंड की कालिका के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड उद्योग निदेशालय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग आप लोग यहाँ पर गए भी होंगे। उत्तराखंड उद्योग निदेशालय में ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, देहरादून में है, हरिद्वार में है, काशीपुर में है या फिर पंतनगर में है। इसका आप लोग जवाब देते रहे और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं, देहरादून चले जाते हैं या किसी भी जनपद में जा रहे हैं, तो वहां पर इस तरह की जो चीजें होती है उनको जरूर नोट करना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन आ गया उत्तराखंड उद्योग निदेशालय, जो यहाँ से गुजर रहे होंगे, जा रहे होंगे, उनको पता होगा, बोर्ड देखा होगा। तो इसका दोस्तों आप लोग जो जा रहे हैं यानी कि ऑप्शन ए के साथ देहरादून, वो बिल्कुल सही है ना। बहुत सारे तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है हमारे पास, और छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पुस्तक पूछी गई है, दो पुस्तकें देख लीजिए। रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय, इसके अलावा प्री हिस्टोरी का रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के आपके लेखक को बताना है। और ऑप्शन में आपके सामने यशोधर मठपाल है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी है, इसके अलावा MP जोशी जी है और शेखर पाठक जी है। तो इसका आप लोगों को जवाब बताना है। और जो लोग आप लोग दोस्तों यहाँ पर जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ, यशोधर मठपाल जी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। रॉक आर्ट इन कुमाऊं इनकी है, साथ ही साथ प्री हिस्टोरी का रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, ये इनके द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? यशोधर मठपाल के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा साथ में, आप लोग क्या कीजिएगा कि जब भी, जैसे आजकल आपकी रणनीति चल रही है, आजकल अब धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है, और आप लोग जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं है, तो उनके लिए मैं एक और अच्छा इस समय एक आइडिया दे सकता हूं। आप लोग कोशिश कीजिएगा जो टॉपिक आपके कमजोर है, आप अब ये मत कीजिएगा कि जो लोग ये सोचें कि मैं पूरा शुरू से कवर करने का प्रयास करता हूं। हालांकि समय है, अभी आपके पास बहुत समय है, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो, तो समय है, आप अच्छे से अभी सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि इस तरह से, या जिन लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है और उनको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है
कि वो अपना मूल्यांकन अब इस तरह से करे कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपके कौन से टॉपिक कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं इसमें मेरी पकड़ बहुत मजबूत नहीं है, मैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ। जैसे हम लोग रोजाना क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं जो हूँ कुछ पुस्तकें गलत कर रहा हूँ, तो आप पुस्तकों को अच्छे से कीजिए। या आपको लगता है कि मैं इतिहास में कुछ क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, तो आप उत्तराखंड हिस्ट्री को अच्छे से कीजिए। आपको लगता है कि मैं उत्तराखंड की संस्कृति के पार्ट को नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो आप उस पर करिए। तो ऐसी रणनीति बनाई। देखो इसका कारण, इसका मतलब ही ये होता है कि जब आप इस तरह से क्वेश्चन करते हो तो आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऐसी भी आप रणनीति बनाए, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से असंगत को छांटिए। यहां पर कुछ भूस्खलन मैंने दिए हैं और सिंपल से भूस्खलन है जो बहुत पेपर में आए हुए हैं। आपको इनमें से गलत बताना है कि कौन सा मेल है, कौन सा यहां पर गड़बड़ है। जैसे बेरीनाग भूस्खलन है 1996, ये पिथौरागढ़ में हुआ था दोस्तों। दूसरा देख लीजिए, मालपा भूस्खलन 1998 का है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, पिथौरागढ़ का ही है मालपा भूस्खलन। नेक्स्ट है वरुणावत पर्वत भूस्खलन 2007 उत्तरकाशी का है, और अगला है शुभगढ़ भूस्खलन 2010 बागेश्वर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक गलत है, कौन सी तिथि इनमें से गलत है। तो आप लोग दोस्तों जो यहाँ पर जा रहे होंगे, देख लीजिए सिंपल सा है, जो वरुणावत भूस्खलन पर जा रहे होंगे, क्योंकि वरुणावत पर, जो वरुणावत पर्वत है उत्तरकाशी में, उस पर्वत पर भूस्खलन आया था जबरदस्त। और ये भूस्खलन दोस्तों 2007 को नहीं, ये अगर आपको पता होगा तो 2003 को जबरदस्त भूस्खलन आया था। और उसके बाद लगातार, क्योंकि ठीक इसी के नीचे उत्तरकाशी शहर बसा हुआ है, उत्तरकाशी के लिए हमेशा के लिए चुनौती बनी हुई है ना। हालांकि इस पर लगातार जो है काम चल रहा है, काम किया जा रहा है कि कैसे इसको मजबूत रखा जाए। उसका तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी इसके लिए उस दौरान बहुत बड़ा बजट दिया था और एक नई जो है ग्रिड प्रणाली के द्वारा इसको मजबूत किया भी गया था। तो वरुणावत पर्वत 2003, बाकी सारे के सारे सही है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में वेद व्यास के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड में वेद व्यास के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, लीलाधर जगुड़ी को जाना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है, यशोधर मठपाल को, या फिर सुदर्शन शाह जी को जाना जाता है। पूछे क्या है कि उत्तराखंड के वेद व्यास, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जोर यहां पर देना होता है कि वेद व्यास किसे कहते हैं। लीलाधर जगुड़ी है, सुमित्रा नंदन है, यशोधर मठपाल है, सुदर्शन शाह है। जो लोग जा रहे हैं दोस्तों आप ऑप्शन सी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यशोधर मठपाल को ही उत्तराखंड का वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको याद दोस्तों होने चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहे साथ साथ में, और लगातार कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी देते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, किस पंवार शासक ने सिखों को राखी नामक कर दिया था? यानी कि कौन सा ऐसा पंवार शासक है जिसने ये जो राखी नामक कर था ये सिखों को देने की इसने शुरुआत कर दी थी। यानी कि राखी नामक कर किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, या फिर जयकृत शाह के द्वारा दिया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों जयकृत शाह, तो जयकृत शाह के द्वारा सिखों को ये राखी नामक कर दिया गया था। ये जयकृत शाह ललित शाह के पुत्र है ना। अगर आपको याद होगा दोस्तों, ललित शाह के जो है 2 विवाह हुए थे, और उन 2 विवाह में उनके 4 पुत्र थे। जैसे जयकृत शाह उनके पुत्र थे। जयकृत शाह के अलावा दोस्तों जो है क्या कहते हैं, एक मैं मिस कर रहा हूं, जयकृत शाह थे, और दूसरे दोस्तों सुदर्शन शाह जी, प्रद्युमन शाह थे, और प्रद्युमन शाह के भाई पराक्रम शाह जी थे, है ना। तो इसी तरह से प्रीतम शाह थे, तो प्रीतम शाह थे, जयकृत शाह थे, और क्या कहते हैं प्रद्युमन शाह थे, और पराक्रम शाह थे। ये 4 पुत्र थे। उन्हीं चारों में से सबसे बड़े जयकृत शाह थे। इनका टाइम पीरियड षड्यंत्रों के काल के रूप में बहुत ही विख्यात रहा या माना जाता है, क्योंकि लगातार इनके उसमें षड्यंत्र हुए। लास्ट में जो इनका सबसे विश्वास पात्र धनीराम भी था, धनीराम ने भी इनके साथ दोस्तों षड्यंत्र कर दिया था, और अंत तो फिर आप लोगों को पता होगा ये देवप्रयाग में जाकर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है जयकृत शाह, आपको याद रखना होगा। और जयकृत शाह ने ही सिखों को राखी नामक कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पचपाया रकाल। ये शब्द याद रखिएगा, पचपाया रकाल और छायाकोली। पचपाला, रकाया, छायाकोली, ये किस जनजाति की एक तरह से उपाधियां हैं या उपाधि वो लिया करती थी। ये जनजाति से संबंधित जुड़े हुए शब्द हैं। आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं, भोटिया जनजाति के हैं, राजी के हैं, थारू के हैं, या फिर बोक्सा के हैं।
आपको बताना है कि किसके ये एक तरह से उपाधि है, पचपाया, रकाल। रकाल शब्द अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और दूसरा है छयाकोरी। ये दोस्तों अगर आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी राज्य के साथ, तो ये राज्य की एक तरह से उपाधि है या राज्य जनजाति से जुड़े हुए ये शब्द है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है जनजातियों से बनने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, लखवाड़ बांध परियोजना। लखवाड़ बांध परियोजना ड्रीम प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है ना। लखवाड़ बांध जो ये परियोजना है बड़े लंबे समय से जो है लटकी पड़ी हुई है, लेकिन इस समय इस पर बहुत तेज गति से दोस्तों अब काम भी चल रहा है। तो आपको बताना है कि ये किस नदी पर बनी हुई है, यानी कि जो लखवाड़ बांध परियोजना है ये किस नदी पर है। सिंपल सा है, बताना है यमुना नदी पर है, टॉन्स नदी पर है, गंगा नदी पर है या फिर अलकनंदा नदी पर है। यहां पर जो आप लोग दोस्तों जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए यमुना नदी पर, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसकी बात करें तो लगभग ये वाली परियोजना इसकी शुरुआत 1976 से हो गई थी। इसकी नींव रख दी गई थी कि अब 1976 में, ये याद रखिएगा इस तिथि को, 1976 में एक तरह से इसको मंजूरी मिल गई थी। लेकिन मंजूरी मिलने के बाद थोड़ा बहुत उस दौरान इस पर कार्य चला, लेकिन 1992 में दोस्तों इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट बंद हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट कहां पर बन रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए, देहरादून जनपद में है। और देहरादून जनपद में भी आपको गांव याद रखना है दोस्तों, लोहारी गांव। यहाँ के लोगों ने इस समय इस पर जो है विरोध कर दिया था, तो और भी बहुत सारे कई कारण रहे, तो इस कारण से प्रोजेक्ट बंद रहा। लेकिन इस समय दोबारा से 2017-18 में लगातार इस पर बातचीतें चलती रही और सुर्खियों में रहा 2019 के आसपास। तो इसलिए आपको याद रखना है लखवाड़ बांध को। ये जो लखवाड़ बांध है, यहाँ पर बांध दोस्तों याद रखिएगा 204 मीटर का बांध बनना है। पहली तो ये आप याद रखेंगे, ऊंचाई इसकी 204 मीटर होगी। टिहरी बांध की कितनी है, 260.5 मीटर है। इस बांध की कितनी है, 204 मीटर का बांध बनेगा। इसके अलावा 300 मेगावाट बिजली उत्पादन ये करेगा, ऐसा इसके लिए प्रस्तावित सारी चीजें रखी है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बारे में और भी जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को अलका किस ग्रंथ में कहा गया है। फूलों की घाटी को अलका किस ग्रंथ में कहा गया है। ऑप्शन देखिए, मेघदूत में, मानस खंड में, केदार खंड में या फिर महाभारत में कहा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया है ना, यही वाला फूलों की घाटी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघदूत में कहा गया है। इसके अलावा इसी को दोस्तों पिंडर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, और 13वां क्वेश्चन है कि कत्यूर घाटी का निर्माण किस नदी से हुआ है। जो कत्यूर घाटी है हमारी बागेश्वर वाले क्षेत्र में, उसका निर्माण किस नदी से हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, सरयू नदी से, कोसी नदी से, गोमती नदी से या फिर रामगंगा नदी से। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से, ये जो हमारी सरयू नदी जा रही है, इसी सरयू नदी की सहायक नदी है हमारे पास गोमती नदी, और दोनों की दोनों बागेश्वर में मिल जाती है। और आपको बताना है कि जो ये कत्यूर जो घाटी है, ये कत्यूर घाटी क्या इस सरयू नदी पर बनी है या फिर इस गोमती नदी पर। इतना भी मैंने आपको क्लू दे दिया है ना, बाकी मैंने रामगंगा और कोसी हटा दी है। दोस्तों ये बनी है हमारी किस पर, यानी कि गोमती नदी पर। तो याद रखिएगा, गोमती नदी पर ये नदी बनी है। इसके अलावा गोमती नदी पर ही बैजनाथ का मंदिर भी हमारा स्थित है। तो ये चीजें याद रखनी चाहिए इस तरह का भी। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन है हमारे पास। 14वां क्वेश्चन है, संपूर्णानंद खुली जेल ये किस जनपद में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सारे के सारे लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए उधम सिंह नगर के साथ, और इसका राइट आंसर भी उधम सिंह नगर है। तो संपूर्णानंद खुली जेल हमारी उधम सिंह नगर है। आज के सीरीज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि कमलताल ये किस जनपद में है। 15वां क्वेश्चन देखिए, कमलताल किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए देखिए उधम सिंह नगर में है कमलताल, ऑप्शन बी हमारे पास है चमोली में, सी उत्तरकाशी और डी नैनीताल में है। कमलताल आपको बताना है। और जो आप लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन डी नैनीताल के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नैनीताल। तो ये दोस्तों आज के उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपके सामने लाए। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया है कि सुभाष सर आज आपके बीच हिंदी के क्वेश्चन लेकर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। कल इसी समय पर हम लोग अवश्य दोनों
आपके बीच आएंगे और उत्तराखंड हिंदी के इसी तरह के इंपॉर्टेंट सीरीज को लेकर आएंगे। बाकी दोस्तों आपसे इतनी विनती रहती है कि अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को रोजाना देखते हैं तो बस इतना काम कर दिया करो कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो उस समय वीडियो को शेयर कर दिया करो, और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दिया करो। आप जो भी राय, आपकी जो भी सुझाव होते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि आप अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा, हम लोग उस सुझाव पर अमल करेंगे। भाई कुछ भी हो सकता है, आपको लगता है कि क्वेश्चन में ये हो रहा है या इस तरह के होने चाहिए, ये सुझाव होना चाहिए, तो उस सुझाव को हम लोग अमल करेंगे। तो इस तरह भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको मिलेंगे कल फिर इसी समय में उत्तराखंड और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।